तो आज नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सिलेबस सबसे बड़ा सिलेबस है, जो 6 छोटे सब्जेक्ट हैं इसमें। मतलब मैं कहूँगा कि बिहेवियर, सोशोलॉजी, ऑडिट, अकाउंट सबका सिलेबस एक साथ कर ले, उतना बड़ा सिलेबस मैनेजमेंट का है। जब क्लासेस इसकी पढ़ाई तब लगभग 34 क्लासेस इसकी थी, जब कंप्लीट इसको किया बैच में। चूँकि रिवीजन क्लास है इसलिए वो बहुत डिटेल से तो अब उतना संभव नहीं है ना, तो कम से कम फिर 25 घंटे चाहिएंगे। टारगेट लेते हैं कि इसको 4 घंटे के आसपास, 5 घंटे में जितने में, 3 घंटे में जितने में पूरा होता है फटाफट करके। नोट्स में चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी तरीके से लिखी हुई हैं, तो आपको केवल सुनना है, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। मैनेजमेंट में अपने जो टोटल यूनिट हैं, सिलेबस की 5 मिनट 10 मिनट बात करते हैं, उनकी संख्या है 5 में यूनिट नंबर, जैसे यूनिट नंबर ऐसे डिवाइड कर लेते, 3 भागों में बांट लेते हैं 5 यूनिट को। इसमें कुछ यूनिट है तो वो मैनेजमेंट की है, जिसको कोर मैनेजमेंट बोलते हैं, कि मतलब वो प्योर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की यूनिट है। फिर इसमें इकोनॉमी लिखा हुआ है, तो इकोनॉमी भी इसमें शामिल है। और फिर एक टॉपिक अपन समझ लेते हैं, असल में तो करंट का नहीं है, पर उसको समझ लेते हैं कि वो करंट का टॉपिक है। ऐसे क्या समझे, मैनेजमेंट में टोटल 5 यूनिट है, 5 में कुछ मैं ये कहूँगा कि प्योर मैनेजमेंट की है, एक इकोनॉमी की है और एक करंट की। तो 3 टॉपिक का मिक्स होकर फिर एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर 4 ये कोर मैनेजमेंट की है। अभी दिखाऊंगा सिलेबस। यूनिट नंबर 2 है वो इकोनॉमी की है, यूनिट नंबर 5 है वो करंट की है। ये आरपीएससी ने डिवीज़न नहीं किया है, या अपन ने इसकी सहूलियत के हिसाब से अपन ने डिवीज़न कर लिया इसका, ताकि याद हो जाए। समझ में आ गया। 134 कोर, 2 इकोनॉमी और तीसरा करंट की। सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले। ये दोनों ही नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन भी मिल जाएंगे और टाइप नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। सिलेबस को मोटा मोटी में आपको देखिए, वैसे स्लाइड से पढ़ाने में मैं बहुत कंफर्टेबल रहता नहीं हूँ, मैं हाथ से लिख के ही पढ़ाना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। अभी चूँकि अभी इतना समय नहीं है, ये सुपर फास्ट बैच है, तो सुपर फास्ट रिवीजन में चीज़ें हैं, मैं स्लाइड का सहारा लेके आपको बता देता हूँ। ये सिलेबस है, कोर, इकोनॉमी और करंट, ये 3 सेगमेंट बांटे। अब जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 बातें टोटल लिखी हुई हैं, और एक सेंस में मैं कहूँगा कि 5 बातें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, समझते चलें साथ साथ में। सिलेबस आपके हाथ में होगा, नहीं है तो ये आपको मिल ही जाएगा। सबसे पहला आपका लिखा हुआ विपणन की आधुनिक अवधारणा, यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है मैनेजमेंट का। विपणन होता क्या है, इसकी आधुनिक अवधारणा क्या है, सारी चीज़ें समझेंगे। पर सबसे पहले यूनिट है विपणन, मार्केटिंग का मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, आधुनिक अवधारणा क्या है। और फिर लिखा हुआ विपणन मिश्रण, 4P के बारे में पढ़ना है, उत्पाद, स्थान, मूल्य और संवर्धन। फिर लिखा हुआ है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। फिर लिखा हुआ है प्रचालन तंत्र। फिर लिखा हुआ ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग। फिर लिखा व्यवसाय आचार नीति। 2 मिनट में मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सिलेबस पे ज़्यादा काम कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में पहला लिखा हुआ है, चूँकि मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मार्केटिंग से शुरू करेंगे। विपणन, आप अभी एक बार ये समझ लें, मार्केटिंग का मतलब होता है चीज़ों को बेचना, बस मार्केटिंग करना। मेरे पास प्रोडक्ट है, उसकी मैं बढ़िया मार्केटिंग करता हूँ, लोग खरीद लेते हैं। इसके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक पुराना मेथड और एक आधुनिक मेथड। तो आपके सिलेबस में कौन सा लिखा हुआ है, आधुनिक मेथड। तो विपणन की आधुनिक अवधारणा लिखी हुई है। पहले होता था कि साहब चीज़ों को बेचना, और अब बेचना थोड़ा बढ़िया नहीं लगता तो मार्केटिंग शब्द अच्छा ले लेते हैं। और इसमें पढ़ेंगे 4P के बारे में। वो 4P पढ़ेंगे जो P से शुरू होते हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट आ जाएगा, एक प्लेस आ जाएगा,
एक प्राइज़ आ जाएगा और एक प्रमोशन आ जाएगा। अभी सही नहीं समझ में आया आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से सिखा दूंगा मैं। 4 P's के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। जब आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया तो उसकी क्या करना पड़ेगा अब, आपूर्ति। तो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आपूर्ति श्रृंखला। आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। फिर लॉजिस्टिक चाहिए आपको, सामान चाहिए, कैसे देंगे कैसे लाएंगे। तो अगला इसमें पढ़ेंगे प्रचालन तंत्र। प्रचालन तंत्र, अब चीज़ों को बेच किस तरीके से सकते हैं आप, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं तो ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग। और अंतिम देखेंगे कि कोई फ्रॉड नहीं के साथ में, तो व्यवसाय की आचार नीति। तो पहली यूनिट का सिलेबस आपको समझ में मोटा मोटी आ गया होगा, ये चीज़ें पहली यूनिट में पढ़ेंगे। अब डायरेक्टली लिखा है यूनिट नंबर 3, क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर 1, 3, 4 मैनेजमेंट की है। तो यूनिट नंबर 3 में 2 भागों में बांट लिया यूनिट नंबर 3 को, ये सिलेबस को समझने के लिए। एक बांटा है नेतृत्व की शैलियाँ व सिद्धांत, लीडरशिप की स्टाइल एंड थ्योरी। और एक ऐसे ही बांट लिया कि प्रबंधन है कुछ चीज़ों का। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन पूछे कि यूनिट नंबर 3 का सिलेबस, तो कहेंगे नेतृत्व की शैली व सिद्धांत और दूसरा प्रबंधन। अब नेतृत्व की शैली व सिद्धांत है, उसको भी 2 भागों में बांट लिया, एक व्यक्तिगत व्यवहार, एक समूह व्यवहार। ये सारे टॉपिक सिलेबस में है, व्यक्तिगत व्यवहार, समूह व्यवहार। फिर याद करने के लिए आगे देख लिया, व्यक्तिगत व्यवहार में 2 चीज़ें पढ़ेंगे, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा, एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन। समूह व्यवहार में देखेंगे वैल्यू और टीम निर्माण, टीम फॉर्मिंग। प्रबंधन में देखेंगे समय का प्रबंधन कैसे करते हैं, संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट का प्रबंधन कैसे करते हैं, स्ट्रेस का प्रबंधन कैसे करते हैं, ट्रेनिंग, विकास व मूल्यांकन। समझ में आ गई बात? ये अपनी क्लास में से 10 बच्चे बैठे हुए, एक का नाम सुरेश है, एक का नाम लोकेश है, एक का नाम दिनेश है, एक का नाम संजय है, एक का नाम नरेश है, एक का महेंद्र है, एक का विवेक है। कोई ज़रूरी नहीं इन दोनों, विवेक का नाम सीखेंगे तो महेंद्र का नाम समझ में आएगा, कोई ज़रूरी नहीं, हर का इंडिविजुअल नाम है। ये हर टॉपिक अलग अलग है, एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से कोई लिंक नहीं है। चाहे पहले ये टॉपिक पढ़ लो, चाहे पहले ये टॉपिक पढ़ लो, हर टॉपिक वहीं शुरू होगा वहीं खत्म हो जाएगा, पहले वाले से कोई लिंक नहीं है। जैसे आर्टिकल 13 पढ़े संविधान का, तो 12 पढ़ना ज़रूरी है, यह ऐसा नहीं है। तो यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 सबसे छोटी है। यूनिट नंबर 4 में लिखा हुआ है उद्यमिता, उद्भवन, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, वेंचर कैपिटल और एंजल निवेशक। उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इंक्यूबेशन सेंटर क्या होते हैं, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल क्या होता है और एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। सिलेबस से समझ में आ जाएगा। यूनिट नंबर 5 में आपको चीज़ें देखनी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, 3 चीज़ें देखेंगे। एडुकेशन देखेंगे, हेल्थ देखेंगे और टूरिज्म देखेंगे। तो H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन, T फॉर टूरिज्म। तो HET इसका सिलेबस है। हाँ आते थे, पर्यटन में ही देख लेंगे। अब अंतिम बचता यूनिट नंबर 2 जो इकोनॉमिक्स की यूनिट है। इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर लेते हैं, सबसे पहले धन आएगा, फिर वित्त आएगा और फिर आएगी पूंजी। तो धन आया, वित्त आया, पूंजी आई। इन सब के एक एक टॉपिक है। धन का क्या है, धन का अधिकतीकरण, वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन कैसे करेंगे। वित्त का क्या है, वित्त के स्रोत क्या है। और पूंजी का क्या है, पूंजी के 2 टॉपिक है, पूंजी की संरचना और पूंजी की लागत, टॉपिक हो गए। अब धन लगा देंगे, वित्त लगा देंगे, पूंजी लगा देंगे तो आपको लाभ होगा। तो फिर लाभों का क्या करेंगे, वितरण कर देंगे। लाभ हुआ तो पैसे आए, तो पैसे को कहाँ डालेंगे, बैंकों में डाल देंगे या फिर नॉन बैंकिंग सेक्टर में डाल देंगे। जैसे ही पैसे आए, कुछ पैसे बैंक में लगा दिए, कुछ पैसे आपने शेयर मार्केट में लगा दिए। जैसे ही शेयर मार्केट में लगाए, विदेशी कंपनियों को पता लगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी आपके देश में आ गई और वो क्या लेके आई साथ में, उन्होंने FDI और FFI लगाया। ये आपका सिलेबस पूरा हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात ये आपकी। तो कुल मिला के अगर मैं बहुत समराइज फॉर्मेट में बताऊँ आपको, अब याद कर लें आप सिलेबस सामने खोल के। देखो मेरा तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी पढ़ाई करें पहले सिलेबस रख लें, चाहे उस पर 3 घंटे लग जाएं, पर पहले सिलेबस याद होना ज़रूरी है। तो बताओ कितनी यूनिट है सिलेबस में, 5 यूनिट है टोटल। 5 में 1, 3, 4 ये मैनेजमेंट की है, कोर मैनेजमेंट की है।
यूनिट नंबर 2 इकोनॉमी की है, यूनिट नंबर 5 करंट की है। करंट में तो एक ही ट्रिक है, HET, हेल्थ स्वास्थ्य, शिक्षा और टूरिज्म। तो ये शिक्षा लिख दिया, ये स्वास्थ्य लिख दिया, अच्छा इधर लिखे, अच्छा स्वास्थ्य, अभी याद हो जाएगा। ये शिक्षा लिख दिया और ये पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन लिख दिया। हो गए तीनों टॉपिक, 5 यूनिट याद हो गई। अब करते दूसरी यूनिट याद। सबसे पहले क्या देखेंगे, धन। धन के बाद में क्या आता है, वित्त आता है, और वित्त के बाद में क्या आती है, पूंजी आती है। तीनों चीज तो याद रख लेंगे। जब टॉपिक इकोनॉमिक्स का है ये यूनिट नंबर 2, तो इकोनॉमिक्स में बात ही कहाँ से होगी, धन की, पैसे की। तो धन देखें, वित्त देखें या पूंजी देखें, ठीक। धन का एक टॉपिक है और इसमें क्या देखने वाले, धन का अधिकतीकरण, धन को ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। इस टॉपिक में आपको सिखा दूंगा कि आपके पास 100 रुपये हैं तो उसके 500 रुपये कैसे करें। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप जादू की तरह 500 रुपये कर देंगे 100 के, ठीक है। फिर सर आप ही कर लेते, यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो गर्मी में। तो धन का तो अधिकतीकरण टॉपिक क्या है, धन अधिकतमीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, आपके पास पैसे होंगे, यही तो सिखाता है इकोनॉमिक्स। वित्त की क्या देखेंगे, वित्त के स्रोत, पैसे लाएं कहाँ से। तो वित्त के 2 ही स्रोत हो सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। पूंजी के 2 टॉपिक हैं, पूंजी की संरचना और लागत क्या होती है। अब इन सबसे आपके पास पैसे आए, मतलब लाभ हुआ आपके, तो लाभ का बंटवारा कर दो, लाभ बंटवारा। लाभ हुआ तो 2 जगह ले जाके डाल सकते हैं उस पैसे को, तो बैंकिंग में या शेयर मार्केट में। तो इस देखेंगे बैंक और शेयर मार्केट, ठीक है। क्योंकि अपन इसको समराइज करके लिख रहे हैं, इसलिए बैंक और नॉन बैंक नहीं लिखा, मैंने सीधा शेयर मार्केट लिख दिया। जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाया, MNCs मल्टीनेशनल जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको पता लगा, वो देश में आ गए और वो 2 चीज़ें साथ में करेंगी, एक FDI करेंगे इधर और एक FII करेंगे। हो गया, तो 2 यूनिट का सिलेबस तो आपके चुटकियों में याद हो गया। अब यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 अब आसान है, देखिए इसको इधर ही ले लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे यूनिट नंबर 1 का सिलेबस, फिर देखेंगे यूनिट नंबर 3 का, इसी स्लाइड पे लेंगे, फिर यूनिट नंबर 4 का। आसान है। देखिए यूनिट नंबर 4 याद कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 आपको बताती है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करें या खुद का बिजनेस करें। खुद के बिजनेस करने को बोलते हैं उद्यमिता, उद्यमिता नहीं, वो तो उद्दंड करना होता है, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक इंडियन एजुकेटर के एग्जांपल से अभी समझा देता हूँ, पूरा आपको पूरा मामला ही समझ में आ जाएगा। इंडियन एजुकेटर अगर कोई शुरू किया किसी ने, तो उसने क्या किया, उद्यमिता की। अब इंडियन एजुकेटर शुरू करना चाह रहा था तो उसको पता ही नहीं था कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो वो गया इंक्यूबेशन सेंटर पर, सर्च किया ऐप कैसे बनाएं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे दें। तो कुछ इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, उनको बोलते हैं हिंदी में उद्भवन। उधर चला गया तो उन्होंने कहा कि आप स्टार्टअप शुरू कर दो, तो उन्होंने स्टार्टअप शुरू कर दिया इंडियन एजुकेटर ने। 3 चीज़ हो गई। इंडियन एजुकेटर इतना बड़ा हो गया कि इसकी जो है वो वेल्थ है वो $1 बिलियन क्रॉस कर गई, मतलब 7500 करोड़ से एक्स्ट्रा। तो ये बड़ा हो गया, स्टार्टअप क्या बन गया, यूनिकॉर्न बन गया। अब जैसे ही यूनिकॉर्न बनता है, यूनिकॉर्न बनेगा, अब इसको पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि और विस्तार करने के लिए पैसे 2 तरह से आ सकते हैं, या तो कोई व्यक्ति ला के दे देगा या कोई कंपनी दे देगी। व्यक्ति अगर पैसा देता है उसको बोलते हैं एंजल निवेशक, एंजल होता है देवदूत। और अगर कोई कंपनी पैसा लगा देती है आप में, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल।
तो वेंचर कैपिटल आ गया इसके पास में, और या फिर क्या आ गया इसके पास में, एंजल निवेशक। याद हो गया सिलेबस। तो ये यूनिट नंबर 4 उद्यमिता, उद्भवन, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, वेंचर कैपिटल, एंजल निवेशक। मैं सिलेबस पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएं। अब यूनिट नंबर 3 का सिलेबस देखते हैं। यूनिट नंबर 3 के सिलेबस को 2 भागों में बांटेंगे। एक बांटेंगे नेतृत्व और एक बांटेंगे प्रबंधन। अच्छा, प्रबंधन में कितनी चीज़ों का प्रबंधन करेंगे? सबसे पहले करेंगे टाइम का। टाइम कम पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? संघर्ष हो जाएगा। संघर्ष होगा तो फिर क्या आ जाएगा? तनाव आ जाएगा। तनाव आएगा तो आपका तनाव दूर करने के लिए आपकी क्या ली जाएगी? ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी और प्रशिक्षण में आपका क्या विकास होता है। और इन सब का लास्ट में क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। याद हो गया? तो ये लो, आपको पूछे कि यूनिट नंबर 3 का सिलेबस क्या है, आप तो चुटकियों में बता देंगे। नेतृत्व की शैलियाँ है और प्रबंधन है। प्रबंधन में अब नेतृत्व में क्या क्या पढ़ेंगे? 2 चीज़ें, एक व्यक्ति और एक समूह है। व्यक्ति में कितनी चीज़ें पढ़ेंगे? 2। कौन कौन सी? एक तो अभिवर्ती पढ़ेंगे और एक इसका पढ़ेंगे मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। और समूह यार में क्या देखने वाले हैं? मूल्य और टीम। हो गया। अब यूनिट नंबर 1 का सिलेबस और देख लेते हैं, अभी देखो याद हो जाएगा। यूनिट नंबर 1 आज के टाइम में सबसे बड़ा मामला कौन सा? मार्केटिंग का है। तो सबसे पहले मार्केटिंग को देखेंगे, विपणन। और विपणन की कौन सी अवधारणा? आधुनिक। और आधुनिक अवधारणा का मतलब ही क्या होता? 4 P's। अब आपने कुछ बना लिया तो उसको क्या करेंगे? बेचेंगे। और बेचने को क्या बोलते हैं? प्रचालन तंत्र। एक तो प्रचालन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता है, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे? आपूर्ति श्रृंखला। आपूर्ति श्रृंखला देखेंगे इधर, प्रचालन तंत्र देखेंगे, ई कॉमर्स देखेंगे, इसी में ई विपणन देखेंगे और व्यवसाय आचार नीति। ठीक, इसका मतलब कुल मिला के आपका ये टोटल क्या हो गया? सिलेबस हो गया। याद रह जाएगा। अब सबसे पहले अपन करने वाले हैं यूनिट नंबर, आसान से लेंगे, सबसे आसान और सबसे छोटी। अब एक चीज़ ये आएगी, सर इसी क्रम से ही पढ़ लेते हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है क्रम से पढ़ने की, क्योंकि आपकी सिलेबस की इकाइयाँ ही बहुत अलग अलग है। एक यूनिट है वो कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की है, एक यूनिट है वो मैनेजमेंट की है, एक यूनिट है वो करंट की है। तो अलग अलग यूनिट है, अलग अलग चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक, अब देखिए ये आपका सिलेबस पूरा करा दिया। अब सबसे पहले देखेंगे यूनिट नंबर 4 को। समझ में आ गई बात? ही यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 लेते ही दिमाग में आना चाहिए 4 रहो मतलब तैयार रहो किसके लिए? उद्यमिता करने के लिए। बहुत मतलब फास्टली अपन रिवीजन कर रहे हैं तो फास्ट ही बताऊंगा चीज़ों को, क्योंकि फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा मामला। चीज़ें सारी आ जाएंगी, समझ में सारा आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे इसमें उद्यमिता क्या होता है, फिर स्टार्टअप क्या होते हैं, फिर यूनिकॉर्न क्या होता है, उद्यम पूंजी और एंजल निवेशक। टारगेट लेते हैं कि 20-25 मिनट में ये यूनिट पूरी करें। ठीक, सबसे पहले आएगा आप इसमें इंडिविजुअल 15-15 शब्द के सवाल आ सकते हैं। पूछ सकता है उद्यमिता क्या है, परिभाषित करें 15 शब्द में। उद्यमिता के फायदे क्या होते हैं? स्टार्टअप्स क्या होते हैं? स्टार्टअप के फायदे क्या होंगे? यूनिकॉर्न किसे कहते हैं, परिभाषा दें। उद्यम पूंजी क्या है, परिभाषित करें। एंजल निवेशक क्या होते हैं, परिभाषित करें। तो कुल मिला के और इन पे 15-15 शब्द
अब सबसे पहले बात करेंगे उद्यमिता की। उद्यमिता देखिए, होता क्या उद्यमिता? उद्यमिता का मतलब होता है या तो कोई आदमी सरकारी नौकरी करे, अब देखते हैं उद्यमिता की डिफाइन कैसे करेंगे उद्यमिता को। या तो आदमी कोई सरकारी नौकरी करेगा या कोई बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा तो बिजनेस ऐसे ही नहीं होता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करना, सरकारी नौकरी लगना कोई हार्ड थोड़ी, कोई भी लग सकता है, और लग गया तो फिर कुछ करना नहीं पड़ता है। यहाँ बहुत जोखिम है जीवन में। उद्यमिता किसे कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने टाइम का, अपने धन का, अपने प्रयास और जोखिम सबको एक जगह किसी काम में लगाता है। तो उद्यमिता की परिभाषा आपसे पूछ ले कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, तो एक व्यवसाय को सफल बनाने के लिए समय, धन, प्रयास, जोखिम उठाने की क्षमता, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या 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 करेंगे? सबसे पहले समय देंगे, टाइम देंगे, टाइम के बाद में आप मनी देंगे, अपने एफर्ट्स लगाएंगे और जोखिम उठाने की ताकत होएगी, तो आप उद्यमी बनते हैं। उद्यमिता क्या परिभाषित कर देंगे, ये क्या है? समय, धन, प्रयास और जोखिम उठाने की जो क्षमता है, वही क्या कहलाता है? उद्यमिता कहलाता है। अच्छा, उद्यमिता की प्रकृति या विशेषता क्या होती है? उद्यमी किसे बोलेंगे भाई? बिजनेसमैन क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? तो उद्यमी किसे कहते हैं कि वो कोई न कोई नवाचार करेगा। कहते हैं कि मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो स्टार्टअप क्या होता है? कोई न कोई नवाचार, मतलब परंपरागत की अपेक्षा नवीन तकनीक होगी। जैसे स्विगी है, जोमेटो है, इन्होंने कुछ नया किया, तो नया किया तो इस वो क्या हो गए? उद्यमी हो, एंटरप्रेन्योर बन गए हो। सृजनात्मकता, क्रिएटिव आइडिया होने चाहिए इनके पास में, कोई घिसे पिटे आइडिया नहीं होने चाहिए। स्वामित्व की बजाय नेतृत्व प्रदान करना, मालिक नहीं होंगे वो, लीडर होंगे, उनके पीछे जो टीम चलेगी उनको लीडरशिप प्रोवाइड करवाएंगे। जोखिम उठाने की ताकत इसमें होनी चाहिए, क्योंकि नया बिजनेस है, फेल भी हो सकता है। अवसर खोजना, उद्यमी क्या करता है कि इस प्रक्रिया में अवसर खोज लेगा, मतलब वो प्रयास करेगा। जैसे मान लो कचरा है और कचरे से रोड बनाने के लिए नया मामला हो गया, तो ये एक किसी के दिमाग की उपज। इलेक्ट्रिक कार बना दी किसने, किसी के दिमाग की एक नई उपज है। घर बैठे आपको खाना प्रोवाइड करवा देते हैं ऑनलाइन, घर बैठे आपको कपड़े, जूते, जो आइटम चाहिए वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो नया आइडिया है। सिद्धांतों पर आधारित होकर अंतर्ज्ञान, इसका मतलब होता है कि ये शायद गलत छपा हुआ है। सिद्धांत और अंतर्ज्ञान दोनों पर आधारित है, प्रिंसिपल बेस्ड होता है कि ये काम बढ़िया चल जाएगा। कुल मिला के यहाँ से एक सवाल आ सकता है कि उद्यमिता क्या होता है? उद्यमिता क्या होता है? तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा कि एक व्यक्ति है, वो अपने समय का, अपने धन का, अपने प्रयास का और जोखिम उठा लेगा, इसी को उद्यमी बोलते हैं। इसका विशेषता क्या होती है? ये विशेषता होती है डायग्राम की फॉर्मेट में ऐसा कैसा इसका उत्तर लिख के आ जाएंगे। अच्छा, इसका महत्व क्या है? भैया आप एक तो नौकरी लेंगे और एक लोगों को नौकरी देंगे। अगर आपका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है तो वहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, तो 4 को नौकरी आपने दे रखी है। और आप अगर एसडीएम भी हैं तो भी आप अकेले ही नौकरी कर रहे हैं, आप किसी को नौकरी दे नहीं रहे हैं। ऑफिस में आपके जो लोग काम कर रहे हैं, आपने नौकरी नहीं दी है उनको, वो सरकार ने नौकरी दे रखी है। तो उद्यमिता देश के आर्थिक विकास का आधार है। अगर सारे लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागने लग जाएंगे, तब तो फिर लोगों को रोज़गार मिलेगा कहाँ से? तो देश में अगर किसी भी देश का डेवलपमेंट उनकी प्राइवेट नौकरी से ही माना जाता है या उद्यमिता से माना जाता है, न कि गवर्नमेंट जॉब से। नवीन उपक्रमों की स्थापना में सहायक, नए नए उपक्रम स्थापित होंगे, नए नए बिजनेस स्थापित होंगे। नवीन उत्पाद तथा तकनीकों में सहायक, अगर किसी ने नई दिमाग लगाया होता, ओला, उबर, तो आपको ये टैक्सी सर्विस थोड़ी मिल जाती, रैपिडो जैसी। किसी ने दिमाग लगाया, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। मानवीय क्षमताओं का पूर्ण उपयोग, एक सरकारी टीचर, सोचिए स्कूल लेक्चरर बना हुआ है, खूब मेहनत करी, लाखों की भीड़ में छट के गया, और अब स्कूल में बिल्कुल टांग फैला के रखवार पड़ रहा है। एक अच्छा खासा टैलेंट हो, बर्बाद हो गया स्कूल जाके, ना वो पढ़ाएगा, ना वो केवल तनख्वाह का वेट करता है, छुट्टियां देखता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं होता है। तो ये केवल एग्जाम्पल टीचर का नहीं है, ये हर एक सरकारी विभाग की बात है। जो सरकारी नौकरी में घर वाले खुश और होते हैं, बेटे को कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसी नौकरी हाथ में आई है उसके, बैठे रहने का काम, उसको बैठा ही रहता, काम है ही नहीं ऑफिस में, तो उसके सर में मारो काम नहीं है, तो कि काम करी इस उम्र में काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? नवीन रोजगार सृजन होते हैं और सामाजिक परिवेश,
परिवर्तन में सहायक होता है, सोशल चेंज लाने में सहायक होएगा, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायक होता है, नए रोजगार सर्जित होंगे। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं इनका पूर्ण रूप से या इनकी क्षमता जो कैपेसिटी है उसका यूज किया जा सकता है। अच्छा, उद्यमिता की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब कौन सी प्रक्रिया से उद्यमिता गुजरती है? भाई, स्वयं को पहचानना। आप अपने आप को खुद को पूछिए कि आप किस लायक हैं। ये आपके अंदर से आवाज़ आएगी। आप सरकारी नौकरी करने के लिए बने हुए हैं कि बिजनेस करने के लिए बने हुए हैं, कुछ मतलब टीचर बनने के लिए बने हुए हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर के लिए बने हुए हैं। तो सबसे पहले स्वयं को पहचानना। फिर स्वयं को पहचान लिया और मुझे लगा कि मैं तो ऐसा कोई गेम है या ऐसा कोई काम है जो करने में मतलब भाई पत्थर तोड़ने में मेरा तो मैंने पहचान लिया कि मैं पत्थर बहुत बढ़िया तोड़ सकता हूँ, पर उसका अवसर नहीं है। पत्थर तोड़ने वाले कौन पूछता आज? तो अवसर तलाशना। अवसर तलाश के आपके पास में आइडिया, तो उस आइडिया का क्या करना, आपको मूल्यांकन करना, उसकी प्लानिंग करना, पूंजी लाना, स्टार्टअप की स्थापना करना और उसका विस्तार करना। कुल मिला के और 7 ऐसे चरण हैं, 7 स्टेजेज हैं जो एक उद्यमिता को सफल बनाती हैं। टॉपिक उद्यमिता इतना ही है। तो अब आपको मैं समराइज करके 2 मिनट में बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले टॉपिक है उद्यमिता। तो उद्यमिता की सबसे पहले क्या देखिए, इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा के बाद में इसकी विशेषताएं देखी, विशेषताओं के बाद में इसका महत्व देखा और महत्व के बाद में इसका प्रक्रिया देखी या चरण देखे। समझ में आ गया? परीक्षा में सबसे नहीं पूछा जाएगा, या तो इससे 15 शब्द, इससे 15 शब्द, इससे 15 शब्द, या किसी 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 न किसी से 15-15 शब्द आपको पूछे जाएंगे। तो आपको वहाँ पे देखना है। परिभाषा क्या है, कितनी चीज़ों का यूज करेंगे? 4। हाँ, सबसे पहले टाइम। टाइम मतलब समय, धन, प्रयास, जोखिम। ये उठाने की क्षमता है, वो उद्यमी बनेगा। विशेषताएं क्या होगी उद्यमिता की? भाई, उद्यमिता की विशेषता होगी कि आपके पास में नवाचार होना चाहिए। तो एक नवाचार होगा। अगला, सृजनात्मकता होनी चाहिए। इसके अलावा नेतृत्व, जोखिम की ताकत, जोखिम उठाना, अवसर खोजना, ये भी है। ठीक है। इस हाँ, इसका मतलब ये इसकी विशेषता होगी। महत्व क्या है? महत्व इनका सेम ही रहेगा। देश के आर्थिक विकास में सहायक है, रोजगार में सहायक है, इसके अलावा मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने में सहायक है, नवीन रोजगार प्रोडक्ट में सहायक है, सामाजिक परिवर्तन में सहायक है। अंतिम बचता प्रक्रिया, और प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 7 चरण है इसके। 7 चरणों में सबसे पहला क्या होता है? स्वयं को पहचानना। स्वयं को पहचान लिया आपने। अब आपने खुद को तो पहचान लिया, पर अब किसको पहचानेंगे? अवसर को पहचान लेंगे। उसके बाद में आपका विचार क्या है, आइडिया देखेंगे। उसके बाद में आपके पास जो विचार, उसकी प्लानिंग कर लेंगे, नियोजन कर लेंगे। नियोजन कर लिया तो फिर क्या चाहिएगा? पूंजी चाहिएगी आपको। पूंजी के बाद में आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया और अब इसका विस्तार कर दिया। सबसे पहले इंडियन एजुकेटर के लिए दिमाग में आइडिया है कि इंडियन एजुकेटर नाम का कोई एजुकेशन के लिए ऑनलाइन होना चाहिए। तो जो भी है उन्होंने दिमाग लगाया, चलो मेरे दिमाग में आइडिया है कि मुझे इंडियन एजुकेटर शुरू करना है। तो सबसे पहले स्वयं को पहचाना, फिर इसमें अवसर देखा कि हाँ ऑनलाइन के लिए आप कर सकते हैं, तो अवसर देख लिया। अब अवसर तो है इसमें खूब सारा, तो मेरे दिमाग में विचार आया कब से शुरू करना, क्या करना, कैसे करना। तो विचार आ गया। विचार आ गया तो फिर मैंने प्लानिंग कर ली इसकी, तो इसकी प्लानिंग हो गई। अब थोड़े बहुत पैसे भी चाहिएंगे कुछ भी शुरू करने के लिए, तो पैसे आ गए, स्टार्टअप शुरू हो गया, अब इसका विस्तार हो रहा है। तो बस बहुत कॉमन कॉमन चीज़ें जो हो गई आपकी। टॉपिक पूरा हो गया। चलते हैं अगले टॉपिक पे ऊपर। अगला टॉपिक, ठीक है।
अब अगला टॉपिक है स्टार्टअप क्या होता है। बहुत नाम सुने होंगे आपने कि आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आजकल स्टार्टअप कर रहा हूँ, ऐसा नाम आपने सुना होगा स्टार्टअप। कि अब मैं मुझे नौकरी नहीं करनी, ऐसे 12th वाले बच्चे भी बोलते हैं, छोटे छोटे, कईयों से पूछा है। रिजल्ट आता तो घर वालों की सबसे पहली टेंशन यही होती है, इस बच्चे को अब क्या करवाएं, तो पूछते हैं तो कहते हैं सर स्टार्टअप करूँगा। तो मैंने कहा भाई स्टार्टअप होता क्या, बताओ तो सही। तो स्टार्टअप होता क्या है, अब उस बच्चे की समझ में आ जाएगा। यह एक व्यावसायिक गतिविधि है। स्टार्टअप है तो गतिविधि, एक प्रक्रिया, प्रोसेस है। कौन सी? व्यावसायिक, जो अनूठे विचार पर आधारित होती है, जो जीवन तथा समाज से जुड़ी समस्याओं का समाधान करती है। कुल मिला के स्टार्टअप क्या होता है, किसी को समझाना हो, 15 शब्द में लिखना हो तो यूं कहना कि ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, व्यवसाय की प्रक्रिया। कोई अगर स्टार्टअप करता है तो जैसे मान लो मैंने किया गेहूं से, गेहूं को पीस कर आटा बनाने का काम, मैंने मेरी फैक्ट्री लगा ली, मील लगा ली, वो स्टार्टअप थोड़ी है। वो तो बहुत पुराने विचार पर आधारित है, ऐसा क्या उसमें, पहले से भी लोग कर रहे थे, अब नया कर लिया, वो स्टार्टअप नहीं है। पर मान लो आपने आटा है, उससे कुछ नए प्रोडक्ट बनाना जो अभी है नहीं मार्केट में, वो पैकिंग करना, सप्लाई कर देना, वो स्टार्टअप है। तो जब भी स्टार्टअप की आपको परिभाषा 15 शब्द में लिखनी, शुरुआत ही ऐसे करेंगे, ये एक व्यावसायिक गतिविधि है, ये लिख दिया, जो अनूठे विचार पर आधारित होती है। तोड़ते हैं इस परिभाषा को, ये बहुत काम की परिभाषा है। सबसे पहले स्टार्टअप, स्टार्टअप, अब यहाँ से क्या क्या सवाल बनेंगे। स्टार्टअप आपके दूसरा टॉपिक है, स्टार्टअप से सवाल बन सकते हैं, स्टार्टअप की परिभाषा बताओ, स्टार्टअप की विशेषताएं बताओ, और स्टार्टअप की शर्तें बताओ, और स्टार्टअप का महत्व क्या है। स्टार्टअप का महत्व वही महत्व है जो उद्यमिता का महत्व है। स्टार्टअप में केवल 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले स्टार्टअप का अर्थ क्या है, स्टार्टअप की विशेषताएं क्या होती है, और स्टार्टअप की शर्तें क्या है। और स्टार्टअप का महत्व नहीं बताऊंगा, महत्व वही है जो उद्यमिता का महत्व देखा, वो का आपको लिखना है। तो सबसे पहले अर्थ क्या है, स्टार्टअप होता क्या है, एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, व्यावसायिक प्रक्रिया जो कौन से विचार पर आधारित होती है, अनूठा विचार होता है, अनूठे विचार पर आधारित होती है, और जो समाज की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करता है। मतलब पहले एक समस्या थी कि आप अगर कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं तो जनरली होटल ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है, यार कहाँ होटल ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसा। तो फिर आपके पास एक ओयो नाम का एक एप्लीकेशन है, ओयो ग्रुप है, चेन ऑनलाइन, आप जा गए, सीधा आपने होटल बुक किया, सीधा वहाँ चले गए। मेक माई ट्रिप है, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, कहाँ पे फ्लाइट मिलेगी, कहाँ पे रेस्ट हाउस बुक करना है। मेक माई ट्रिप है, उसको किया, ऑन किया, पता लग गया, वहाँ जाना, हो गया काम। समझ में आ गया। वो एक स्टार्टअप है सही में, पैसे भेजने किसी को ऑनलाइन पे था। पेटीएम एक स्टार्टअप था, किसी का दिमाग में आइडिया आया, फोन पे है, जी पे है। तो अनूठे विचार पर आधारित जो समस्याओं का समाधान करता। अपन को जो प्रॉब्लम थी, पहले प्रॉब्लम थी कि ऑटो रिक्शा वाले बहुत ज़्यादा पैसे मांगते थे, इधर से इतनी दूर जाना हो 200 रुपये मांगते थे, अब वो 35 रुपये में आप बाइक लेके चले गए। तो मतलब जीवन और व्यक्ति की समस्याएं थी, उनका समाधान कर दिया उसने। अब विशेषताएं क्या होती है स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप की विशेषताएं कहाँ से निकाल कर लाएंगे, इसकी परिभाषाओं से। तो अब मैं दिखा देता हूँ, ये तो हो गई स्टार्टअप की। ये एक व्यावसायिक गतिविधि है जो अनूठे विचार पर आधारित है, विचार अनूठा होगा। दूसरी बात, जीवन और समाज से जुड़ी जो समस्या है उनका समाधान कर देगा ये, स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप की विशेषता बताओ, तो स्टार्टअप की विशेषता इसकी परिभाषा में छुपी हुई है। विचार कैसा होगा बताओ, अनूठा, तो अनूठा विचार हो गया। तकनीक पुरानी होगी कि नहीं होगी, नई, तो नवीन तकनीक होगी। इसमें सृजनात्मकता होगी कि नहीं होगी, यस, इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया होंगे। परंपरागत व्यवसाय से हटकर है या वैसा ही है, बिल्कुल हटकर है, तभी तो नवीन हो गया। और 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब स्टार्टअप हुए तो जो 5 साल के भीतर, ऐसा नहीं साहब। मेरे दादाजी ने एक दुकान कर रखी है परचून की, मैंने 12वीं करते ही, कॉलेज करते ही मैंने कहा अब मैं इस दुकान पे बैठूंगा, अब ये स्टार्टअप संभाल रहा हूँ मैं। वो स्टार्टअप नहीं है, वो तो आपके दादाजी का बनाया बनाया दुकान है, परंपरागत है, इसलिए 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए।
आगे एक पैसे का भी आएगा शर्त में, इसके अमाउंट का 25 करोड़ रुपए का अमाउंट है, वो भी आगे आ जाएगा। तो समझ में आ गया आपके, कुछ लाइन फिक्स रखनी है इस यूनिट में। सृजनात्मकता, नवीन आइडिया, नवाचार, नवीन तकनीक, ठीक है, रोजगार का सृजन, इस प्रकार की चीज़ें फिक्स हैं जो लिख के आनी है। अब आगे जो टॉपिक, इसमें आगे जो पॉइंट है वो स्टार्टअप की शर्तें। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि स्टार्टअप की शर्त कितनी होगी, तो उन्होंने कहा कि 1 2 3 4 शर्तें होनी चाहिए, वो स्टार्टअप कहलाएगा। क्या पता 1500 दिन परीक्षा में पूछ ले कि स्टार्टअप की शर्तें लिखो, तो आपको बता के आना है। एक शर्त तो मुझे आती है, 5 वर्ष से पुराना नहीं हो और 5 और 25 जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब पिछले किसी भी वर्ष की आय 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो, वरना तो बहुत बड़ा मामला हो जाता है, फिर वो यूनिकॉर्न बनने की दिशा में चला जाता है। तो 25 करोड़ हो गया, भारत में पंजीकृत होना चाहिए, नवाचार पर आधारित होना चाहिए। सीधा सीधा लिख देंगे परीक्षा में, 5-25 पंजीकृत नवाचार, 5-25 पंजीकृत नवाचार हो गया। लाभ क्या है, लाभ वो क्यों है जो पहले बता दिए, आर्थिक विकास है, रोजगार है, सामाजिक प्रकृति है, नवीन तकनीक है, जो प्राप्त करने की अपेक्षा जो देने की प्रकृति पर आधारित है। चुनौतियाँ क्या है, चुनौतियाँ इकोनॉमिक्स में बहुत सारी पड़ी हैं, इनको वित्त की सरकारी उदासीनता, गवर्नमेंट बहुत न्यूट्रल है इनको लेकर, अवसंरचना ढांचा नहीं अवेलेबल होता है इनको। कोई स्टार्टअप करता है उसको समाज में ऐसे देखते हैं कि इसकी कुछ करने धरने की तो नीयत नहीं है, और सबसे मोटा चैलेंज उसकी सगाई तक नहीं होती है। कोई स्टार्टअप करता भले ही वो करोड़ों में कमा रहा है, भाई एक सरकारी जो कर्मचारी है, पटवारी है, LDC, उनकी मान लो 30-35 हज़ार तनख्वाह है, और उसके स्टार्टअप में 30-35 हज़ार हो सकता है कि चाय का खर्चा हो पूरे महीने का, इतने लोगों को चाय पिला देता है, पर भी उसकी शादी तक नहीं होती है। इससे बड़ा चैलेंज और क्या होगा। तो फिर अवसर जागरूकता नहीं है जनता में, पर्याप्त वित्तीय उसको लोन नहीं मिलता, वो स्टार्टअप का नाम ले दे तो कोई ऐसा करके। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन अवेलेबल कुछ चीज़ें हैं नहीं, और समाज की सोच तो है ही है। ये चुनौतियाँ, इसको केवल रीड आउट करना है, हो गई बातें। ये आपका टॉपिक दूसरा पूरा हो गया। अब पीछे आते हैं, ये रहा क्या हो गया, ये व्यवसायिक प्रक्रिया है जो अनूठे विचार पर आधारित है, और यूं बोलना कि जो जीवन और समाज से जुड़ी समस्या है उनका समाधान करते हैं। अच्छा, विशेषता क्या होगी स्टार्टअप की, 5 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं हो, परंपरागत नहीं होना चाहिए, कौन सी तकनीक पर होना चाहिए, नवीन तकनीक होनी चाहिए, सृजनात्मकता और नवाचार होना चाहिए, अनूठा विचार होना चाहिए। हो गया, शर्त बताओ, 5-25 भारत और नवाचार, ये लो, 5 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, 25 करोड़ से ज़्यादा का कोई भी आय नहीं होनी चाहिए, भारत में पंजीकृत होना चाहिए, नवाचार पर आधारित होना चाहिए। तो महत्व क्या है, महत्व सारा का सारा रोजगार सृजन में सहायक है, सामाजिक प्रगति में सहायक है, इसके अलावा जॉब लेने की अपेक्षा जॉब देने की प्रवृत्ति पर आधारित है, नवीन तकनीक पर आधारित है, आर्थिक विकास में सहायक हो जाएगा, सृजनात्मकता बढ़ेगी, नवीन आइडियाज़ होंगे। चुनौतियाँ क्या क्या है, चुनौतियाँ समाज चुनौती बन रहा है, सरकार चुनौती बन रही है, पैसा चुनौती बन रही है, और तकनीक चुनौती बन रही है। तो सरकार की तो उदासीनता है, समाज की सोच है, तकनीक का अभाव है, वित्त का अभाव है, और तकनीक भी नहीं है, ये अवसंरचनात्मक कमी है। हो गया टॉपिक पूरा। तो 2 टॉपिक अभी तक कर लिए, उद्यमिता और स्टार्टअप। तीसरा टॉपिक लेते हैं। तीसरा टॉपिक है इनक्यूबेटर सेंटर। इनक्यूबेशन सेंटर क्या होते हैं, 1 मिनट में बता देता हूँ। जैसे मान लो कल को आपको मान लो कोचिंग ही खोलनी है, इसी का एग्जांपल दे दूँ, ऑनलाइन कोचिंग खोलनी है, ऐप बनवाना है, यूट्यूब चैनल चलाना है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, चैनल कैसे कैसे चलता है। तो आप जैसे सिंपल सर्च करेंगे इनक्यूबेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन टीचिंग, तो आपको नंबर दे देंगे आपके शहर में। कुछ लोग क्या करते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, कि जैसे मान लो कि सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सेवा प्रदाता, कि मैंने मान लो इंजीनियरिंग कर रखी है, MBA कर रखा है, और मैं मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे सारी चीज़ों का नॉलेज है, पर मुझे पढ़ाना नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगा, शहर में एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में मेरा एक ऑफिस बना लूँगा,
और नंबर दे दूंगा कि जो भी कोई सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई काम है, कुछ करना चाहते तो मेरे पास आ जाओ। मैं फीस लूँगा पर सारा गाइड कर दूंगा, कैसे यूट्यूब चैनल बनेगा, कैसे ऐप बनेगा, कैसे क्लासेस डालेंगे, कैसे हटाएंगे, क्या करेंगे, मैं मेरी फीस लूँगा। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है मैनेजमेंट की भाषा में इनको क्या बोलते हैं, इनक्यूबेटर। और ये जो सेंटर उसको क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं। हो गया, टॉपिक पूरा हो गया है। अब देखो, हाँ, इनक्यूबेटर या इंक्यूबेशन सेंटर ये कंपनी है जो स्टार्टअप को विकसित करने में मदद करती है। कंपनी है ये जो क्या मदद करेगी, स्टार्टअप कैसे बढ़ेगा उसको बढ़ाने में मदद करती है कि कैसे कैसे स्टार्टअप को डेवलप करना है। अच्छा, ये क्या क्या दे देंगे आपको, ये देखो, आपको तकनीक की सहायता देते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको पैसा देते हैं, आपको प्लानिंग करके देते हैं, और आपको कार्यालय भी उपलब्ध करवा लेते हैं कि साहब कैसे कैसे। देखो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि कंपनियां बहुत बड़ी होती है, इनक्यूबेटर कंपनियों के पास करोड़ों का काम होता है। तो कोई भी मैं गया तो मुझे सबसे पहले तकनीकी सहायता देंगे कि आपका ऐप बना के देते हैं। साथ में ऐप बनाने के बाद में आपकी 10 दिन की ट्रेनिंग भी होगी ऑनलाइन, हमारे यहाँ हम सिखाएंगे विथ पैसा। नहीं है तो हम बताएंगे आपको, वहाँ से लोन ले सकते हो या हम आपको लोन उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि बैंकों से जुड़े हुए होते हैं। प्लानिंग करके देंगे अभी कौन से कोर्स चलाने, कैसे मार्केटिंग करना है, कार्यालय स्पेस वगैरह उपलब्ध करवा देते हैं आपको। पैसे लेते हैं हर चीज़ के, पर ऐसा काम करते हैं। ये प्राइवेट भी हो सकते हैं और सरकार भी ऐसा काम कर सकती है। सरकार ने बड़े बड़े शहरों में अपने ये सेंटर खोल रखे हैं, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आप सरकारी नौकरी नहीं लगे, नौकरी लेने वाले नहीं बने, नौकरी देने वाले बने। तो सरकार ने ये सेंटर खोल रखे हैं कि कोई अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग भी अवेलेबल होगी, प्लानिंग भी बताएंगे, स्पेस भी अवेलेबल होगा, फाइनेंस भी, ट्रेनिंग भी, एंड टेक्निकल असिस्टेंट भी उनको अवेलेबल होगा। तो इनको टेक्नोलॉजी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, फाइनेंस मिलेगा, प्लानिंग और स्पेस भी मिल जाएगा। ठीक, अब ये करते क्या है, इनका रोल क्या है, रोल ये का है पूरा, क्या करेंगे, कार्यालय देंगे, प्लानिंग बना के देंगे, तकनीक देंगे, वित्त देंगे। ये अभिभावक गार्जियन के रोल में रहेंगे आपके, कि आपको डेवलप करवाएंगे, बाजार में क्या चल रहा है वो रणनीति बताएंगे, स्ट्रेटजी क्या, मार्केट की ट्रेनिंग क्या है, ये सारा सब कुछ देंगे। टॉपिक पूरा हो गया, चलो सीख लेते हैं। तो अभी टॉपिक का नाम क्या है, इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर या इंक्यूबेशन, ये टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या होती है, इंक्यूबेशन क्या है, एक कंपनी है, और ये कंपनी क्या करती है, एक कंपनी, और ये कंपनी क्या करती है, स्टार्टअप को विकसित करती है, स्टार्टअप को विकसित करने में सहायता करती है। तो स्टार्टअप को विकसित करने में, जैसे मैं गया उनके पास में, तो मुझे क्या क्या देंगे वो, पहले तो मुझे वो देंगे, बैठाएंगे वहाँ पे, चाय चाय देंगे सबसे पहले तो ऐसा, फिर मुझे तकनीक देंगे कि साहब ये है, ये चला दिया। अब मैं कहूँगा यार मुझे करना ही नहीं आता है, फिर ट्रेनिंग देंगे। फिर मैं कहूँगा मुझे ऑफिस बनाने, तो ऑफिस का कार्यालय देंगे। फिर मैं कहूँगा मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं, तो मुझे फाइनेंस भी उपलब्ध करवाएंगे। फिर मैं कहूँगा कौन से कोर्स चलाऊँ, तो मुझे प्लानिंग और करके देंगे। यही सारी इनकी भूमिका हो गई। समझ में आ गया टॉपिक। चलो ये चारों पांचों टॉपिक एक स्लाइड पर लेंगे थोड़ी देर में भी। अब आते हैं यूनिकॉर्न, 5 मिनट का टॉपिक है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है, नाम ही आ रहा कि यूनिकॉर्न। कई लोगों से आपने नाम सुना होगा कि मैं इस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बना दूंगा एक दिन, देखना, ऐसा बोलते हैं कई कि मेरा विजन है, इसको मैं यूनिकॉर्न बना दूंगा। स्टार्टअप छोटा था, यूनिकॉर्न बड़ा हो गया। ये शब्द एलिन ली नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने 2013 में दिया था, ऐसे लिख दिया। ऐसी स्टार्टअप कंपनियां जिनकी नेटवर्थ या जिनकी वर्थ वैल्यू $1 बिलियन, बिलियन डॉलर है, $1 बिलियन लगभग होते हैं 7500 करोड़, 750 करोड़। अगर कोई कंपनी 750 करोड़, 7 करोड़ नहीं है, 750 करोड़ है, 100 करोड़ भी नहीं है, 750 करोड़ की अगर कोई कंपनी बन जाए और भविष्य में अच्छी ग्रोथ होने की संभावना हो, उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से, पेटीएम है इसका, ओयो है, अनअकैडमी है, फिजिक्स वाला है,
इसके अलावा बाइजूस है, ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 का नाम सुना होगा? ये सब यूनिकॉर्न है, और भी हजारों नाम है। हाँ, 1 रुपये में करोड़पति बनना। तो स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप तो कहते हैं कि 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कहते हैं कि $1 बिलियन हो गया, टॉपिक ही हो गया पूरा। एक एक लाइन की परिभाषा है इनकी। यूनिकॉर्न क्या होता है, परिभाषा दो। तो यूनिकॉर्न क्या होता है, ये लिखना ही शब्द एलिन 2013 में दिया है। ऐसी स्टार्टअप कंपनी, अब अपने इंडियन एजुकेटर का एग्जाम्पल लेके सारे टॉपिक समझ लेंगे 2 मिनट में, ठीक। $1 बिलियन से अधिक हो और भविष्य में अच्छी ग्रोथ होने की संभावना हो। 2-3 एग्जाम्पल लिख देंगे। ये तो हुआ स्टार्टअप और ये हुआ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न तो $1 बिलियन से अधिक वाले, स्टार्टअप क्या हो गए, 25 करोड़ अधिक से लाभ नहीं हो, सिर्फ 5 वर्ष से पुराना नहीं हो। अब बात आती है वेंचर कैपिटल की। वेंचर कैपिटल समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। 2 टॉपिक और इसमें, एक रहा आपकी वेंचर कैपिटल और एक एंजल निवेशक। अभी समझा देता हूँ 2 मिनट में। वेंचर कैपिटल और एंजल। हाँ, एक बात और बताऊँ आपको कि मतलब ये थोड़ा सा क्लास डिले होने का रीज़न ये है कि मेरे थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू हो गया, इसलिए ये आपको लेट हो गई क्लासेस, मतलब लगभग 1 दिन लेट हो गई। पर 1 दिन लेट हो जाए चाहे 1 घंटे लेट हो जाए। कल परसों अखबार में आया हुआ था कि जापान में कोई ट्रेन 3 सेकंड लेट हो गई। कितने सेकंड? 3 सेकंड। तो पूरे रेलवे प्रशासन और सरकार ने जनता से माफ़ी मांगी। भारत में 3 घंटे तक तो मानते ही नहीं कि लेट भी है क्या ट्रेन। हाँ, तो इसलिए वो 1 दिन लेट हो गई। कोशिश तो कर रहा हूँ उसको मैं करने की, पर मुश्किल हो रहा है अभी थोड़ा सा हेल्थ की वजह से। तो थोड़ा आप वो क्या बोलते हैं, पेशेंस रखें। और बहुत अच्छे वेल ऑर्गेनाइजर आपको नोट्स सारे अवेलेबल होंगे, हाथ से लिखे हुए मिलेंगे और टाइप भी मिलेंगे। बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा आपको, केवल इसको पढ़ना है। आपको तो वो मलाई मिल रही है, उसको यूज़ करना है। तो हो सकता है कि आज नहीं आके ये मतलब आपको कल नहीं मिले क्लास ऐसा, पर हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ। और पूरा आरएस का, यही नहीं पूरा आरएस का सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से, चाहे इकोनॉमी हो चाहे साइंस हो। आप थोड़ा समय मुझे देख के देखिए और आप में परिवर्तन आ जाएगा। तो वेंचर कैपिटल और एंजल निवेशक, ये टॉपिक अपन समझते हैं, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे यहाँ एक कंपनी है जिसका नाम है इंडियन एजुकेटर, और इंडियन एजुकेटर को पैसे की ज़रूरत है। तो 2 तरह से पैसे आ सकते हैं। भाई इंडियन एजुकेटर मान लो इतना चल नहीं रहा है, घाटे में चल रहा है, तो घाटे में चलने वाले कंपनी को पैसे चाहिए। पैसे 2 जगह से आ सकते हैं, या तो रिलायंस कंपनी, इधर ये रिलायंस कंपनी, या फिर अडानी। एक अडानी जी को की नज़र पड़ गई इंडियन एजुकेटर पे, लगा कि भविष्य में यूनिकॉर्न बन सकती है कंपनी, अच्छी ग्रोथ है इसकी, अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है, बन जाएगी भविष्य में। और इन्होंने लाके, अब हम तो इंडियन एजुकेटर वाले तो डूब रहे थे, मान लो पैसे थे नहीं, तो इन्होंने कई करोड़ों रुपए इधर लगा दिए। हमने कहा ये रुपए कहाँ से बरस गए यार? बोले ये तो अडानी जी से बरस गए। तो अडानी जी हमारे लिए क्या हो गए? देवदूत। एंजल इन्वेस्टर हमारे लिए तो देवदूत हो गए हो। पैसे दिए, इंडियन एजुकेटर ग्रो कर गया, हिस्सा 10% अडानी जी को मिल गया। इन्होंने ऐसे पैसे नहीं बरसाएंगे, पहले बात करेंगे कि मुझे कितना मिलेगा, कि जब ग्रोथ हो जाएगी आपका 10% हिस्सेदारी। इनके क्या फ़र्क पड़ रहा था? तो ऐसे लोग उन कंपनियों को ढूंढते हैं जो डूब रही हैं, पर अगर वो चल गई तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे, तो उन कंपनियों को ढूंढते हैं। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल, अडानी जी की नज़र पड़ी नहीं, वो ऊपर देख के उड़ गए, ऊपर से नज़र नीचे नहीं पड़ी। फिर ये रिलायंस इंडस्ट्री की नज़र पड़ गई, पूरी रिलायंस ग्रुप की, तो ये तो पूरी कंपनी है। इन्होंने कहा कि चलो हम पैसे बरसाते हैं। अब ये देवदूत थोड़ी है, तो पूरी कंपनी है। तो ये जो पैसे आएंगे इसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल, वेंचर फंड याद आ जाएगा। वेंचर को बोलते हैं उद्यम, तो उद्यम से पूंजी आ गई, उद्यम पूंजी आ गई।
ये डिफरेंस हो गया पूरा। चलो अब आते देखिए, वेंचर कैपिटल, वेंचर का नाम आते ही दिमाग में आएगी रिलायंस की कंपनी। एंजल निवेशक का नाम आते आएंगे आपके दिमाग में अडानी जी। उद्यम पूंजी वह पूंजी जिसको पेशेवर कंपनियों द्वारा प्रबंध की भागीदारी के साथ ऐसे उद्यम में निवेश की जाती है जो तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और छूट गई, वो भी बता दूं। अडानी जी अकेले आदमी है, तो वो अपना मैनेजमेंट यहाँ इंडियन एजुकेटर में नहीं भेजेंगे, केवल पैसे देके चले जाएंगे। ये वेंचर कैपिटल वाली रिलायंस तो बहुत बड़ी रिलायंस अपने 4 मैनेजर और भेज देगा इंडियन एजुकेटर में, जाओ वहाँ पे मैनेज भी करो। तो यहाँ वेंचर कैपिटल केवल पैसे नहीं आते हैं, साथ में मैनेजमेंट भी आता है, और एंजल निवेशक में केवल पैसे आते हैं, बस हो गई। उद्यम पूंजी की विशेषता क्या होती है? ये दीर्घकालीन होती है, क्योंकि कंपनी पैसा लगाएगी, लंबे टाइम के लिए लगाएगी। पेशेवर कंपनियों द्वारा राशि निवेश की जाती है। पेशेवर कंपनियां, इन कंपनियों की नज़र ही उन पे होती है जो भविष्य में ग्रोथ कर लेंगे। कि जैसे मान लो, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, फिजिक्स वाला जब शुरू किया था तो कुछ था ही नहीं, किसको पता था कि इतना बड़ा यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो हो सकता है कि शुरुआत में 2017-18 में अगर किसी ने पैसे लगा दिए होते, उनको ज़रूरत थी, तो अब वो तो उनको अरबपति बना देते हो आराम से। हाँ, शायद 8,000 करोड़ की कंपनी है शायद उनकी, ऐसा कुछ, मैं श्योर नहीं हूँ इतना कुछ। प्रबंध के कौशल भी मिल जाएगा, और जोखिम वाले क्षेत्रों में खर्च करते, ये ऐसे हर कहीं नहीं खर्च करते, ये भाई जोखिम के क्षेत्र है। बस समझ में आ गया क्या? कि यहाँ आपको भाई चलते बिजनेस में वो भाई आय भी इतनी होती है भाई, कोई छोटा सा कोई और टाइप का बिजनेस है, सेफ अगर कोई पैसा लगाना चाहता है, सेफ, वो तो भाई गोल्ड में निवेश कर देगा, और जो रिस्क में लगाना चाहेगा वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देगा। देखा जाएगा जो होगा वो। 10 लाख लगाए तो 10 लाख के 1 करोड़ हो जाएंगे, या फिर 10,000 भी नहीं आएंगे। गोल्ड वाले ऐसा नहीं, गोल्ड में भाई 10 लाख लगाए 13 लाख तो पक्के हो जाएंगे 2 साल में, वो है। तो वेंचर कैपिटल वाले जोखिम को ढूंढते हैं कि हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 करोड़ लग गए तो चल गया, तो फिर 25 करोड़ आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये चलिए, ये बात समझ में आ गई। देखिए अब, अच्छा, परंपरागत पूंजी और उद्यम पूंजी में क्या अंतर होता है? परंपरागत पूंजी होती है, ये शेयर है, डिबेंचर है, लोन है, इनके रूप में होती है। और ये पूंजीपति कोष होता है, रिलायंस इंडस्ट्री और कई इंडस्ट्री मिलके कोष बना लेती हैं, ये हमारा एक फंड है और हम उनमें लगाएंगे जो ग्रो करने वाले बिजनेस है, बस। अब ये एंजल निवेशक क्या होते हैं? यह तो देवदूत है, ये वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास अतिरिक्त पूंजी होती है, ये तो है ही भाई, पूंजी तो इनके पास पड़ी है, तथा स्टार्टअप निवेश करने के इच्छुक होते हैं, स्टार्टअप में लगाएंगे। सामान्यतः अधिक रिटर्न वाले स्टार्टअप में निवेश करते हैं, जो स्टार्टअप अधिक रिटर्न दे सकता है उसमें ये लोग इसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब जिसका चल रहा है स्टार्टअप वो तो लेगा नहीं पैसे, डूबते हुए उसी में लगाएंगे, तो ये देवदूत हो गए। अब क्या डिफरेंस है वेंचर कैपिटल और एंजल निवेशक में? एंजल निवेशक होते हैं व्यक्ति होते हैं, वेंचर कैपिटल है क्या, एक संस्था है। इनकी जो क्षमता है, क्योंकि एंजल निवेशक एक आदमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? कम। और वेंचर कैपिटल की क्षमता क्या होगी? ज़्यादा। ये शुरुआती दौर में लगा देते हैं एंजल वाले, और ये विस्तार करने में लगाते हैं। इसमें जो जोखिम होता है, एंजल निवेशक जहाँ पे पैसे लगाएंगे इसमें भी जोखिम उतना ही होता है, और वेंचर कैपिटल में जोखिम उतना ही होता है। बात समझ में आ गई क्या? ये आपके यूनिट पूरी हो गई। अब एग्जांपल लेते हैं इंडियन एजुकेटर का, जिससे सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, बहुत ध्यान से देख लेंगे, बहुत आसान टॉपिक, यूनिट ही आसान है टॉपिक, क्या पूरी यूनिट हो गई जिसमें कितने टॉपिक पढ़ा दिया आपको? उद्यमिता पढ़ा दिया, स्टार्टअप पढ़ा दिया, यूनिकॉर्न पढ़ा दिया, उद्यम पूंजी, एंजल निवेशक, 5 टॉपिक पूरे हो गए। 2 नंबर का सवाल आ जाएगा एक, तो लगभग 40-45 मिनट की क्लास में, जिसमें आपको पहले सिलेबस भी समझाया है, तो 40-35 1 मिनट में आपकी यूनिट पूरी हो गई। देखिए, ये है इंडियन एजुकेटर, समझ में आएगा अभी आपके? भाई 2 ऑप्शन थे मेरे पास में, या तो मैं कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊँ
कोई दूसरे कोचिंग में पढ़ाऊँ, या मैं सरकारी नौकरी करूँ, और या मैं सरकारी नौकरी छोड़ के ये काम करूँ। तो मैंने कोशिश की कि मुझे क्या करना है, उद्यमी बनना है। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप चीज़ों को लिंक कर लें। तो मैंने सोचा कि मैं पूरा मेरा समय है वो, पूरा धन है वो, और मेरे पास जो एफर्ट है वो सारे लगा दूंगा एक साथ। तो टाइम लगा दूंगा, समय लगाऊंगा, धन लगाऊंगा, और मेरा पूरा एफर्ट लगाऊंगा, प्रयास लगाऊंगा, और जो जोखिम होता है वो उठा लूंगा, और मैं एक उद्यमी बनने का प्रयास करूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, मतलब क्या क्या आएगा इससे? इससे सृजनात्मकता आ जाएगी, नवाचार आ जाएगा, स्वामित्व की बजाय मैं लीडरशिप में विश्वास करूंगा, नए आइडिया होंगे, नए अवसर मिलेंगे, जोखिम उठाने की क्षमता हो जाएगी। तो ये हो गया सारा का सारा मामला उद्यमिता का। उद्यमिता का महत्व क्या है? रोजगार मिल जाएगा इससे कई लोगों को, देश के आर्थिक विकास में सहायक होगा, सामाजिक प्रगति होगी। हो सकता है कि मैं एक सरकारी नौकरी करता, तो जब मैं सही में जब कर रहा, मैं ये रियल एग्जाम्पल, जब मैं नौकरी कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, तब मुझे हर दिन ये लगता था कि मैं मेरे में जो एनर्जी है या मैं जो कर सकता हूँ कर नहीं रहा हूँ। तो हर दिन ये शाम को ये मुझे डिलेमा लगता था कि यार मैं नौकरी तो कर रहा हूँ, पर मैं सरकारी नौकरी के लायक नहीं हूँ। मुझे 3 साल में हर दिन ये फील हुआ, तो फिर मैंने उसको छोड़ा तो फिर सुकून मिला, भले कुछ हो या नहीं हो, पर उस दिन सुकून मिला कि हाँ अब कुछ तो और हो ही जाएगा। तो आदमी अपनी जो कैपेसिटी है उसका वो भरपूर यूज करना चाहता है। भाई कई हैं जो नहीं भी करना चाह रहे होंगे, पर हर आदमी सोचता है कि मैं मेरी जो कैपेसिटी है उसका पूरा यूज करूं मैं। तो इस स्टार्टअप में व्यक्ति क्या करता है, अपना कंप्लीट यूज करता है, अपनी जो मानवीय क्षमता है उनका कंप्लीट यूज करता है। समझ में आ गई बात ये? अब फिर प्लान है कि उद्यमिता तो करनी है, ये कर लेंगे, पर करें क्या? तो फिर एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। ठीक, अब स्टार्टअप होता क्या है ये आपको मैंने बता दिया कि स्टार्टअप क्या होता है। भाई स्टार्टअप होता है कि कोई 5 शर्तें हैं, वो स्टार्टअप कहलाएगा। पहले है कि भाई 5 वर्ष से तो पुराना नहीं होना चाहिए, 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कोई 1 साल का उसका आय नहीं होनी चाहिए, इनकम। भारत में पंजीकृत होना चाहिए, और नवाचार पर आधारित होना चाहिए। तो ये शर्त होगी इसकी। और स्टार्टअप के लाभ क्या होते हैं, वो केवल लाभ जो आपको पहले ही बता दिए। स्टार्टअप होता क्या है? स्टार्टअप का अगर परिभाषा देखें, अर्थ देखें, ये थोड़ा काम का भी हो सकता है अर्थ। तो स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि ये एक व्यवसायिक गतिविधि है जो अनूठे विचार पर आधारित होती है, और जो समाज और मानवीय समस्याओं का समाधान करने में सहायक होती है। ये स्टार्टअप अपने इंडियन एजुकेटर शुरू हो गया। अब इससे जोड़ के 2 चीज़ें और देख लेते हैं। अब स्टार्टअप शुरू आता, तो सबसे बड़ी समस्या थी कि शुरू कैसे करें। तो कौन से सेंटर के पास जाना पड़ेगा? इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन, तो मार्केट में गए, सर्च किया, इंक्यूबेशन सेंटर मिला, उनके पास गए, तो उन्होंने सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई, ट्रेनिंग भी दी इन्होंने तकनीक भी दी, इन्होंने फाइनेंस भी किया, इन्होंने जगह भी दी, सब कुछ दे दिया। अब इन्होंने मदद करी, तो स्टार्टअप क्या हो गया? बड़ा हो गया स्टार्टअप। अभी बना नहीं है वो, पर एक चरण आगे चल लेते हैं। ये बनेगा अब यूनिकॉर्न बनेगा। यूनिकॉर्न कैसे बन सकता है कि $1 बिलियन जिस दिन बन जाएगा उस दिन ये यूनिकॉर्न हो जाएगा। अब यूनिकॉर्न जब बना, मतलब तो आपको और एक्सपांड करने के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे 2 लोगों से आ सकते हैं, या तो कोई कंपनी दे देगी या कोई व्यक्ति दे देगा। कंपनी देगी उसको क्या बोलते हैं? उद्यम पूंजी बोलते हैं, और व्यक्ति देगा उसको क्या बोलते हैं? ये टॉपिक हो गया पूरा आपका। तो कोई भी पूछे तो आपको बहुत सामान्य भाषा में बोलना है कि देखो उद्यमिता होती है जब व्यक्ति अपने पूरे संसाधन, अपना समय जोखिम उठा के कोई काम शुरू कर लेता है। स्टार्टअप क्या होता है कि ऐसा व्यवसाय, कोई क्रिया जो अनूठे विचार पर आधारित हो और जो समस्या उनके समाधान पर को लेकर वो चले। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होते हैं? स्टार्टअप को विकसित करने में, बनाने में, चलाने में। कि मुझे कोचिंग खोलना है तो मैं जाऊँगा कहाँ पे? मैं उन सेंटरों के पास जाऊँगा। जैसे आपको टीचर बनना है, आपको एसडीएम बनना है, कोचिंग करना, तो किसी न किसी कोचिंग के पास जाना पड़ेगा। वैसे अगर स्टार्टअप करना तो कोचिंग लेने कहाँ जाएंगे? इंक्यूबेशन सेंटर के पास जाएंगे। यूनिकॉर्न क्या होता है? जब बड़ा स्टार्टअप बन जाए उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं।
पैसा कहाँ से आएगा, या तो कोई एंजल निवेश से कोई देवदूत आके दे दे, या फिर कोई वेंचर कैपिटल, इसका मतलब कोई कंपनी पैसा लगा दे। टॉपिक आपका पूरा हो गया। ठीक, देख लिया। नोट्स आपको ये तो मिल ही जाएंगे हाथ से लिखे हुए, और कौन से और मिल जाएंगे। ठीक है, अब लेते हैं अपन, ये तो आपका हो गया एक टॉपिक। अच्छा, ऐसा करते हैं, जो 5th नंबर का है यूनिट है उसको करते हैं अगली क्लास में। ठीक है।